Hello everyone. Today we are going to start the chapter 4 and your chapter name is of physical education and sports for children with special needs. So there are many topics in this chapter. So first of all हम disability and disorder पढ़ेंगे. Concept of disability and disorder. So disability क्या होता है? डिसेबिलिटी एक मेडिकल प्रॉब्लम की तरह है जो जिसमें जो पर्सन होता है वो नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन वर्क नहीं कर पाता है. जैसे नॉर्मल पर्सन वर्क करते हैं उस तरीके से वो जो है एक्टिव नहीं रह पाते हैं. और डिसेबिलिटी को दो क्राइटेरिया से डिवाइड किया गया है. दो क्राइटेरिया से होता है, जैसे कि एक या तो वो बचपन से ही उसे प्रॉब्लम हो, बचपन से ही वो चल नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, और या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया है जिससे कि उनका कोई बॉडी पार्ट या फंक्शन जो है काम नहीं कर पा रहा है. तो डिसेबिलिटी को हम दिव्यांग या विकलांग भी कहते हैं. सो नेक्स्ट डिसऑर्डर आपका एक मेंटल डिसेबिलिटी होती है. फॉर एग्जांपल जो मेंटल डिसेबिलिटी जैसे कि दिमाग में कोई प्रॉब्लम है और अगर वो उसे स्टार्टिंग में उसका इशू जो है वो नहीं देखा गया, नहीं पकड़ा गया, तो वो आपकी जो डिसेबिलिटी जो डिसऑर्डर है वो डिसेबिलिटी भी बन सकती है. फॉर एग्जांपल माइग्रेन का एग्जांपल देखते हैं कि अगर माइग्रेन की जो स्टार्टिंग एज होती है वो क्या होती है कि आपको हैवी हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, और अगर हमने स्टार्टिंग में उसको नहीं पकड़ा तो वो आपका जो है माइग्रेन बन सकता है. अभी तक आपका वो हेडेक था, बट अगर आपने उसका स्टार्टिंग में उसका इलाज नहीं करवाया, उसका जो है आपने वैक्सिंग नहीं करवाई, आपने उसका जो है ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो वो आपका डिसऑर्डर से डिसेबिलिटी हो जाता है. सो नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी. ये लगभग 3 टाइप की होती हैं और इन्हें डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है. नंबर 1 इज़ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. कॉग्निटिव डिसेबिलिटी आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है. इसमें पर्सन जो है उसकी लॉस मेमोरी की तरह होता है कि उसे बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत देर तक याद नहीं रहती हैं. छोटी छोटी चीज़ें वो ध्यान नहीं रख पाता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है उसे. अटेंशन वो नहीं कर पाता है, जल्दी ध्यान नहीं दे पाता है. उसको जो है डायलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, मतलब डिफ़िकल्टी रीडिंग में, मैथ्स की प्रॉब्लम्स में डिफ़िकल्टी होती है, लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी जनरल प्रॉब्लम्स में उसको प्रॉब्लम होती है. सो वो इसके सिम्टम्स हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के. मेमोरी डिसऑर्डर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन, डायलेक्सिया, ये सब आपके सिम्टम्स हैं आपके कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के. नंबर 2 इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑल्सो नोन एज जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी. इसमें भी सेम यही है कि आपका जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जनरल लर्निंग होती है, वो जो है उसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है. उसमें वो उनका कन्फ्यूज़न है, वो जल्दी कन्फ्यूज़न को दूर नहीं कर पाते हैं, भूल नहीं पाते हैं. एंड कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. इसमें पर्सन ब्रेन डेवलप ना हो पाने के कारण जो है जो जनरल लर्निंग होती है वो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है उन्हें. एक्चुअल डिसेबिलिटी के सिम्टम्स हैं कि डिफ़िकल्टी विद सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ केयर स्किल्स. उन्हें सेल्फ हेल्प वो उन्हें प्रॉब्लम आती है. खुद की वो जो है जो खुद से सीखना चाहिए या खुद से वर्क करना चाहिए, उनमें उनको बहुत प्रॉब्लम आती है. लाइक हैविंग अ बाथ, गेटिंग ड्रेस्ड एंड फीडिंग देमसेल्व्स. And number 2 is a delay in reaching a failure to achieve milestones and motor skills. मोटर स्किल्स जैसे सिटिंग हो गया, क्रॉलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया, तो वो सब में उनको प्रॉब्लम आती है. एंड नंबर 3 इज़ अ डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग सोशल रूल्स. उन्हें बहुत जल्दी वो सीख नहीं पाते हैं, देख कर नहीं सीख पाते हैं. जो उनके स्किल्स होते हैं वो बहुत ही स्लो मोशन में चलते हैं. सो इसलिए उनको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है, पुअर प्लानिंग होती है उनकी. नेक्स्ट इज़ अ फिज़िकल डिसेबिलिटी. फिज़िकल डिसेबिलिटी आपका हो गया कि कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट या बॉडी फंक्शन जो एक्टिव नहीं है, जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उसे हम फिज़िकल डिसेबिलिटी बोलेंगे. एंड नेक्स्ट इज़ अ टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स. नंबर 1 इज़ अ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर. इसे हम ADHD भी बोलते हैं.
इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ द न्यूरो डेवलपमेंटल टाइप्स। ये इसमें क्या होता है कि किसी भी एक्टिविटी में फोकस नहीं हो पाता है ठीक से, वो ध्यान से जो है वो वर्क नहीं कर पाते हैं, उसमें पे अटेंशन नहीं दे पाते हैं। एंड उन्हें कंट्रोल जो बिहेवियर होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो बिहेवियर होता है वो उसे कंट्रोल करना उनके लिए प्रॉब्लम होता है, डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी भी किसी के सामने भी जो है उनका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है एकदम से। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। कुछ और सिम्टम्स हैं जैसे कि बी ईज़िली डिस्ट्रैक्टेड, मिस डिटेल्स, फॉरगेट थिंग्स, बहुत जल्दी जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एंड छोटी छोटी चीज़ें उन्हें याद नहीं रहती हैं। एंड बिकम बोर्ड विद अ टास्क आफ्टर ओनली अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही टाइम में वो बहुत जल्दी जो है बोर हो जाते हैं चीज़ों से। एंड सीम्स टू नॉट बी लिसनिंग व्हेन स्पोकन टू, वो जो है जो सुनते हैं वो नहीं कर पाते हैं, बोलना और सुनना उनका अलग अलग हो जाता है, मतलब सुन रहे हैं कुछ और फिर वो कर कुछ रहे हैं, इस टाइप से होता है। वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका जो है दिमाग कहीं और है और वो कहीं और है, इस टाइप से इनका होता है। सो नंबर 2 इज़ SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सेंसर होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते। लाइक हम फायर को टच कर रहे हैं लेकिन जो हमारे सेंसर हैं वो ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं कि हम फायर को पकड़े हुए हैं। तो इस वजह से जो है ये भी डिसऑर्डर होता है कुछ लोगों को, जिसमें सेंस जो है उनके जो है काम नहीं करते, कॉमन सेंस भी उनका जो है नहीं चलता है। एंड थर्ड वन इज़ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाता, उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं लोगों से, अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उनके जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत ही स्लो काम करते हैं। इसके सिम्टम्स हैं इफ़ेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इनका ठीक से नहीं हो पाता है। एंड इफ़ेक्ट ऑन अटेंशन एंड इंट्रैक्शन, अटेंशन नहीं कर पाते, इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है इनका। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है इनकी, बहुत ही स्लो अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ नहीं पाते हैं जल्दी बात को किसी की। देन कंट्रोल एंड रेगुलेशन, कंट्रोल जो होता है इनका या रेगुलेशंस जो होते हैं इनकी, मेमोरी, टाइम मैनेजमेंट, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल कंट्रोल, ये सब बहुत उनका जो है स्लो होता है, इस वजह से इनको ये डिसऑर्डर होता है और ये ठीक से वर्क नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ ODD, अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर। ये आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों में चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स होते हैं, ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, जो बहुत ही बिहेवियर जिनका बहुत ही ख़राब होता है बच्चों का, बात नहीं सुनते अपनी पेरेंट्स की और बहुत ही इरिटेट होते हैं बहुत जल्दी, बहुत गुस्सा आ जाता है उन्हें छोटी छोटी बातों पे। तो मूड उनका जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, उनके मूड के हिसाब से कभी कभी पेरेंट्स को काम करना पड़ता है। तो ये डिसऑर्डर होता है। और इसके कुछ सिम्टम्स हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर, एंग्री, इरिटेबल मूड, ये सब सिम्टम्स हैं जो बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं। एंड कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं इसके कि इनका ये जो बिहेवियर है वो क्यों ऐसा, किस वजह से होता है। बेसिकली ऐसा भी देखा जाता है कि सिबलिंग्स अगर घर पे नहीं है कोई, तो वो अकेले हैं, तो वो इस वजह से भी उनका मूड थोड़ा चेंज होता है। एंड कभी कभी प्रॉब्लम्स, कभी उनको घर में प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है और किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं उनके साथ में। एंड नेक्स्ट इज़ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है कि इसमें जो पर्सन होता है वो, उसको बहुत ही डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं हमेशा, और उसको हमेशा डर लगता रहता है, हमेशा उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा जो है फेयरफुल होता है। जैसे कि बार बार हाथ धुलना, कि उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जर्म्स आ रहे हैं हाथ में, या जो है कुछ भी हमारे हाथों में लग रहा है तो बार बार हाथ धुलेगा। या बार बार डोर को लॉक करने के बाद भी उसको बार बार चेक करना कि कहीं डोर लॉक ही है, खुला तो नहीं है। तो इस वजह से जो है ये जो सिम्टम्स हैं इसके, ये OCD के हैं और ये मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है इसको।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर्स डिसेबिलिटी एटिकेट्स। इसका मतलब आप समझ ही रहे होगे कि गुड मैनर्स डील करना पीपल को जो डिसेबल हैं, डिसऑर्डर से साथ में हैं, तो उनको कैसे जो है डील करना कि उन्हें ये ना फील हो कि वो कुछ अलग है हमसे या हमारे जैसे नहीं है। तो उन्हें जो है सोसाइटी में रहना, उनको उनके साथ में जो है कैसे जो है डील करना है। तो कुछ इसमें दिए हुए हैं पॉइंट्स, जैसे कि अगर हमको बात करनी है हमें किसी भी डिसेबल से पर्सन से, तो हम डायरेक्टली उससे बात करें, ना कि उसके आसपास या उसके साथ जो है उसके थ्रू बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें डायरेक्टली उससे बात करनी चाहिए। देन हमें हैंड शेक करना चाहिए ताकि उसको भी अच्छा लगे कि हाँ हम मुझसे कोई इंटरेक्ट हो रहा है, किसी के थ्रू नहीं हो रहा है और मुझसे कोई पर्सनल मुझसे बात कर रहा है। देन उससे बात करना, उसकी जो है उससे रिलेटेड उसके थॉट्स जानना, उसको क्या पसंद है क्या नहीं। नॉर्मली जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, बिहेव करते हैं, वैसे ही हम उनके साथ बिहेव करें, जिससे कि उन्हें कुछ ऑड ना लगे सोसाइटी में जो है कि वो कुछ अलग हैं। Next topic is advantage of physical activities for children with special needs. Number one is a physical improvements. Like अगर कोई भी पर्सन में कुछ भी फिजिकल डिसेबल है वो, तो उसको फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाए, उसको जो है फिज़िकली उसको फिट किया जाए, जैसे कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस जो है डेवलप हो। सो नेक्स्ट इज़ अ मेंटल इम्प्रूवमेंट्स। मेंटल इम्प्रूवमेंट्स में क्या है कि अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है किसी पर्सन को, तो उसको जो है मेंटली उसको प्रिपेयर किया जाए, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ाया जाए। फिज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ उसका जो है जो मूड है उसका या जो इन्वायरमेंट है वो उसकी उसी के हिसाब से जो है स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में जो है एंजाइटी से दूर हो थोड़ा, और उनको जो है हेल्थ के लिए और मेंटली जो है उनको प्रिपेयर किया जाए। नेक्स्ट इज़ बिहेवियर इम्प्रूवमेंट्स इन अटेंशन, रिलेशनशिप्स एंड एकेडमिक्स। इससे रिलेटेड इनको जो है अलग से इनकी क्लासेस होनी चाहिए, अलग से इनका जो है लर्निंग थॉट होना चाहिए, स्किल्स इनकी अलग होनी चाहिए। इनका कम्युनिकेशन स्किल, इंट्रैक्शन इनका जो है लोगों के साथ में, वो इनका जो है अलग से साथ में इनका होना चाहिए। इससे जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके में इम्प्रूवमेंट आती है, उनका बिहेवियर को लेकर के इम्प्रूवमेंट्स आती है, उनका कुछ ही टाइम बाद आप देखोगे कि उनमें कुछ ना कुछ डेवलप हुआ है। सो स्ट्रैटेजीज़ में इनका क्या है कि जो स्पेशल क्लासेस होती हैं स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए, वो उनको जो है प्रोवाइड करवानी चाहिए। एंड जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो क्रिएटिव गेम्स के इंक्लूडेड, और कॉम्पिटिटिव गेम्स होने चाहिए उसमें, और डेवलप डेली 15 मिनट्स वर्कआउट रूटीन, 15 मिनट्स डेली इनका जो है वर्कआउट होना चाहिए। एंड जो गेम्स हैं इनके सॉकर हो गया, सिटिंग वॉलीबॉल हो गया, जो इनके लिए मतलब इनके हिसाब से हो सकते हैं, जो ये लोग खेल सकते हैं। अगर फिज़िकल डिसेबल्ड नहीं है तो वो बैठ के खेल सकते हैं, जिनके पैर नहीं है तो वो सिटिंग गेम्स खेल सकते हैं। तो वो जो क्लासेस होती हैं वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। एंड 10 मिनट्स इनका जो है वॉकिंग टाइम, प्लेग्राउंड टाइम, लर्निंग टाइम, जंप रोप, इस टाइप से होना चाहिए। एंड ये कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो है इसमें ब्रीफ करते हैं इसको कि कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए फिज़िकल एक्टिविटी जो स्पेशल बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड्स जो जिनको चाहिए उनके लिए। सो स्टूडेंट्स, your chapter has been completed. Listen carefully and make a notes. Thank you.